हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार स्टेट को लेकर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका कुछ सवाल है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उन्हीं सवालों के बारे में देखने वाले हैं। और ऐसे जो छात्र जो कन्फ्यूजन बना हुआ है, जिनके माइंड में भी कुछ कन्फ्यूजन है, कमेंट किए हुए हैं, उन सभी कमेंट को मैंने इस वीडियो में प्रयास किया है बताने का। तो जितना हो सकता है हम लोग सारे क्वेश्चन का हेल्प करेंगे। और आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपने पूरे वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपके भी माइंड में जो सवाल आ रहे होंगे वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, तभी आपको वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन जो ज़्यादातर लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस को लेकर बहुत सारे छात्रों के मन में डाउट बना हुआ है, इसके क्वालिफिकेशन को लेकर कि कौन कौन से इसमें डिग्री जो है वैलिड होंगे। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में क्वालिफाई किया है तो उसके लिए आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को फॉलो करते हुए यहाँ पे जो भी डाउट है क्लियर हो सकता है। जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ था कि जो भी ऐसे छात्र कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास यहाँ पे वैलिड सर्टिफिकेट डिग्री होना चाहिए। और वो डिग्री होना चाहिए आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले पास आउट, ओनली पास आउट कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे। ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो पूछ रहे हैं कि अगर मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया है और उसके फिलअप करने के बाद से हमारा रिजल्ट आया है, तो वहाँ पे आपको दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि जो फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उस पर आपको डेट मेंशन करना था। और अगर आपने डेट मेंशन गलत कर दिया है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे देख लेते हैं जो क्वालिफिकेशन दिया गया था ऑफिशियली, इसमें बताया गया था कि ए लेवल का DOECC या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ये दोनों डिग्री होनी चाहिए, तभी आप कंप्यूटर साइंस में एलिजिबल होंगे। या फिर आप अगर BE किए हैं या BTech किए हैं कंप्यूटर साइंस या IT में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कोई भी स्टेट से आप किए हुए हैं, तब भी आप कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ अगर आपके पास यहाँ पे और पे आप जरूर ध्यान दें, और का मतलब होता है यानी उसके अलावा। तो यहाँ पे अगर BTech के अलावा अगर आपके पास कोई डिग्री है या कोई डिप्लोमा का डिग्री है जो कि किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से वैलिड है, तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी कंप्यूटर साइंस में यहाँ साफ साफ दिया गया है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किए हुए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे और दिया है, या फिर बीटेक किसी भी आप ब्रांच से किए हैं और उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, यानी मास्टर डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर में, तो आप एलिजिबल हैं। यानी PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं BTech प्लस PG डिप्लोमा। उसके अलावा अगर आपने MSc किया है कंप्यूटर साइंस में, या फिर MCA किया है, या इसके जो इक्विवेलेंट डिग्री है वो किया है, तो भी आप कंप्यूटर साइंस में एलिजिबल हैं। या BSc किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस में, या BCA किए हैं और उसके साथ साथ आप पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री है, तब आप जाकर एलिजिबल होंगे। या फिर इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है आपका कंप्यूटर में, और इसके साथ साथ आपके पास PG का भी डिग्री होना चाहिए, तब जाकर एलिजिबल होंगे। या फिर B लेवल का सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री दोनों साथ साथ होगा, तब आप एलिजिबल हैं। या फिर C लेवल का सर्टिफिकेट और यहाँ पे ग्रेजुएशन दोनों होना चाहिए, तब जाकर कंप्यूटर साइंस में एलिजिबल हैं। या फिर लास्ट में दिया गया है कि अगर आपके पास 3 साल का MCA कोर्स है, तब भी आप एलिजिबल होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से स्पष्ट दिया गया है कि कौन कौन से डिग्री वाले ही इसमें एलिजिबल हैं। तो आप भी अगर ये सारी डिग्रियों में आप भी आते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे रिलैक्स रहें, आप एलिजिबल हैं। लेकिन डिग्री आपके पास फॉर्म फिलअप के पहले होनी चाहिए। यहाँ पे आपको पास हो जाना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले। अगर आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद पास आउट हुए तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इन्होंने पूछा है कि फॉर्म भरने में मेरा नेम में एक लेटर छूट गया है, क्या कोई सॉल्यूशन है इसका, या रिजेक्टेड। तो इनका जो ये प्रश्न है कि इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है उसमें अपने नाम में कोई मिस्टेक कर दिया है, या फिर अगर आपने नाम में लेकर या फिर पेरेंट्स के नाम, फादर्स नेम या एड्रेस या किसी तरह का इस तरह का आपने मिस्टेक किया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एफिडेविट लेकर जाना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे गलती हुई है, और उसके सपोर्टिंग में आप कोई और भी सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, जिससे ये पता चले कि आप जेन्युइन पर्सन
वेरिफिकेशन है और आपका नाम जो है वहाँ पे प्रूफ हो जाए। और आईडी प्रूफ भी आप ले जा सकते हैं, एफिडेविट आपको ले जाना ही पड़ेगा अगर आपने गलती कर दिया है तो यहाँ पे इनका ये सवाल था। आई होप ये इनका जो प्रश्न था वो क्लियर हो चुका होगा, और इसके साथ साथ और भी लोगों का जो इस प्रकार का जो प्रश्न था वो सॉल्व हो गया होगा। अब हम लोग दूसरा जो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इज़ नो स्टेट एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल। इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने जब फॉर्म अप्लाई किया उसको प्रिंट आउट करके नहीं रखा होगा या फिर कहीं सेव नहीं किया होगा, तो इसके लिए इनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और उसको प्रिंट आउट या फिर किसी भी फॉर्म में अपने पास नहीं रखा है। उनको यहाँ पे एक मौका दिया जाएगा ताकि फॉर्म जो है वो दोबारा डाउनलोड किया जा सके। अगर यहाँ पे बोर्ड दोबारा फॉर्म मांगती है तो इनको मौका दिया जाएगा कि दोबारा लिंक एक्टिव किया जाएगा डाउनलोड करने के लिए, या फिर यहाँ पे कोई और यहाँ पे ऑप्शन ज़रूर मिलेगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि किसी कैटेगरी का वैकेंसी यदि खाली हो तो दूसरे कैटेगरी से उसे नहीं भरा जाता। उदाहरण के लिए यदि एसी महिला का वैकेंसी है, यदि एसी महिला अभ्यर्थी नहीं मिलती है तो वह वैकेंसी खाली रह जाता है, तो उसे अन्य कैटेगरी से नहीं भरा जाता है। इससे सबसे अधिक परेशानी सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को है। तो इनका बेसिकली यही कहने का मतलब है, अगर किसी कैटेगरी में सीट खाली रह जाता है, कोई कैंडिडेट नहीं अवेलेबल है, तो उस केस में जनरल वाले को मौका दिया जाता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी वाले हैं उनको सिर्फ कैटेगरी वाले के लिए ही यहाँ पे एलिजिबल होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे देना पड़ता है, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो देना पड़ता है, तो इसलिए कैटेगरी वाले ही एलिजिबल होंगे। तो ये इनका प्रश्न था। एक अभ्यर्थी ने पूछा है कि सर मैंने कंप्यूटर साइंस से क्वालिफाई हूँ, पर मेरा एमसीए 5th सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था सितंबर 2019 में, और मैंने स्टेट का फॉर्म फिलअप भी किया था सितंबर 2019 में, और जो मेरा एमसीए का सेशन है वो 16-19 है, बट कोविड के कारण मेरा एमसीए 6 सेम का यानी फाइनल अभी हुआ है 2021 में, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो इनका यही कहना है कि जो इनका रिजल्ट है यानी 2021 में हुआ है, तो यहाँ पे इनको काफ़ी दिक्कतें होगी, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने से पहले दिया हुआ था स्पष्ट रूप से कि पास कैंडिडेट जिनके पास डिग्री है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनको प्रॉब्लम तो देखने को मिलेगी ही, क्योंकि ये पास जो होंगे वो भले ही सेशन जो होगा वो 16-19 होगा, और अगर वहाँ पे डेट अगर इनका जो मैच नहीं करता है, फॉर्म में इन्होंने डेट दिया होगा पास के लिए 2019 में, तो अगर वो मैच नहीं करता है तो दिक्कत हो सकता है। इसके लिए ये क्या कर सकते हैं कि एक एफिडेविट भी बनवा सकते हैं, या फिर कॉलेज के द्वारा यहाँ पे फॉरवर्डिंग करवा सकते हैं कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ताकि वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। इनका क्वेश्चन है कि कब आए स्टेट का फॉर्म फिर से, यानी फिर से स्टेट का फॉर्म कब आएगा। तो देखिए यहाँ पे स्टेट का जो फॉर्म है वो 33,000 वैकेंसी के लिए फिर आने वाला है। मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि 33,000 जो है स्टेट का फिर से फॉर्म आने वाला है, और जो हमारा स्टेट का जो रिक्रूटमेंट चल रहा है उसका फाइनल रिजल्ट आने के बाद से उसका भी नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिलेगा। तो होप सो 2-3 महीने में ही स्टेट का जो नया फॉर्म है वो आ जाए। यहाँ पे इनका क्वेश्चन है कि सर स्टेट में मेरिट ग्रेजुएशन में टोटल मार्क्स पर मिलेगी या जिस सब्जेक्ट से पास किया हूँ उस बेस पर प्लीज़ रिप्लाई। तो इनका यही कहना है कि जो हमारा एकेडमिक मार्क्स है उस पे बेसिस पे मेरिट बनेगा या फिर स्टेट के मार्क्स पे। तो यहाँ पे क्लियरली नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज, उनका जो है स्टेट के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इसमें एकेडमिक मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा, तो जो भी आपका स्टेट में नंबर है उसके आधार पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। नेक्स्ट कैंडिडेट का ये क्वेश्चन है कि सर कंप्यूटर साइंस का क्वालिफिकेशन में बीटेक और पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो क्या सर जो पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर है एनजीओ से वैलिड होगा या नहीं। तो इनका यही कहना है कि कंप्यूटर साइंस में इन्होंने अप्लाई किया होगा और बीटेक किया होगा किसी भी सब्जेक्ट से, कोई भी ब्रांच होगा अदर देन कंप्यूटर, तभी इन्होंने पीजी डिप्लोमा का बात किया है। तो यहाँ पे पीजी डिप्लोमा जो दिया हुआ है स्पष्ट रूप से पहले ही मैंने बताया कि जो कोर्स दिया है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी जो है रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी से, एआईसीटीई से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
नेक्स्ट कैंडिडेट का यहाँ क्वेश्चन है कि सर प्लीज़ रिप्लाई, मैं बिहार से ही हूँ बट बीएड अदर स्टेट से की हूँ, तो क्या स्टेट में प्रॉब्लम नहीं है होगा ना। तो यहाँ पे ये कहना है कि जो बीएड की हैं बाहर से की हैं दूसरे स्टेट से अदर देन बिहार, तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं मिलेगा इनको देखने को। इनको बस एक बात देखना होगा कि बिहार का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिग्री आपने किस भी जगह से किया हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री लिया हो वो वैलिड होगा, पूरी तरह से वैलिड है। बस आपको बिहार का एक रेसिडेंशियल प्रूफ होना मस्ट है। अगले कैंडिडेट का ये प्रश्न है कि सर सिर्फ बीसीए पर फॉर्म अप्लाई किए थे और क्वालिफाई भी हो गए हैं, क्या मेरिट बन सकता है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि जो बीसीए है सिर्फ बीसीए के लिए एलिजिबल नहीं है, उसके साथ साथ आपको एक पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, सिर्फ बीसीए वाले अलाउ नहीं है, तो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। सर माई पीजी फ्रॉम डिस्टेंस इज़ देयर एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कहना है कि इन्होंने डिस्टेंस से पीजी किया है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। आपने डिग्री लिया हुआ है या तो आप डिस्टेंस से ले या रेगुलर से, आपको एक वैलिड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलना चाहिए। सपोज आपने इग्नू से किया है या नालंदा यूनिवर्सिटी से, तो आप किसी भी डिस्टेंस किए हुए हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले यहाँ पे कैंडिडेट का प्रश्न है कि सर मैंने क्वालिफाई हूँ और मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, मेरा एमसीए का सेशन 17-20 है, लेकिन कोविड के वजह से लेट हो गया है बट रिजल्ट 21 में दिया है, तो क्या मेरी जॉब होगी। तो यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि 17-20 में इनका सेशन है, लेकिन जो फॉर्म आया था स्टेट का वो 2019 में आया था। तो 2019 से पहले जब फॉर्म का वहाँ पे कट ऑफ जो एक होता है डेट, कट ऑफ का डेट होता है कि उस डेट से पहले आपके पास डेट यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और एज क्राइटेरिया फुलफिलमेंट होना चाहिए। तो उस डेट से पहले आपके पास अगर डिग्री रहता तो आप एलिजिबल ज़रूर होते हैं, लेकिन आपने ये पास किया हुआ है 2020 में, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आप नेक्स्ट स्टेट की तैयारी करें। तो यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है उत्तम पाल, ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा स्टेट का एडमिट कार्ड खो गया है, दोबारा कैसे मिलेगा, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। तो स्टेट का एडमिट कार्ड खो गया है तो आप कोशिश कर सकते हैं, आपका स्टेट का एडमिट कार्ड जो होगा वो आपके फ़ोन में भी हो सकता है या फिर जीमेल पे भी आपने अगर कहीं रखा होगा फाइल सेव करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड जो है वो दोबारा फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, स्टेट फॉर्म डाउनलोड करने के लिए और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक एक्टिव जरूर करेगा। अगर वो डॉक्यूमेंट्स में मांगता है तो ज़रूर एक्टिव करेगा। बाकी जैसे जितने भी यहाँ पे सिलेक्शन होता है और बोर्ड में ये जो भी एजेंसी सिलेक्शन करवाती है सेम वैसा ही करती है, तो इसमें भी आपको ज़रूर ऐसा देखने को मिलेगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एडमिट कार्ड या एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत होती है तो दोबारा एक्टिव होगा, आप उस समय अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगले कैंडिडेट का सवाल है कि अगस्त 2019 में I have given my second year exam post graduation from IGNOU or clear all subject. It was done before filling the form Bihar State and got a scorecard after 15 days of the state exam which was conducted second time. After cancellation I have scored 88 marks और इनको बिलोंग कैटेगरी से will I face problem during certificate verification। तो इनका यही प्रश्न है कि इन्होंने 2019 में सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है पोस्ट ग्रेजुएशन का और सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लिए हैं। तो लेकिन यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि इनका जो डेट इन्होंने दिया होगा फॉर्म अप्लाई करते समय वो डेट सेम होना चाहिए। अगर वो डेट सेम नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये यही बताना चाहते हैं कि जो इनका जो स्कोर कार्ड आया यानी सेकेंड ईयर का वो एग्ज़ाम के बाद आया, तो जाहिर सी बात है इन्होंने जो डेट दिया होगा वो एग्ज़ाम फॉर्म पे अपने मन से ही दिया होगा, तो यहाँ पे इनको दिक्कत आएगी। तो इन केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं अपने सेशन को लेकर कि आपका सेशन जो है वो 17-19 है और आप 19 में ही क्लियर कर चुके हैं। तो इस प्रकार आपका जो यहाँ पे दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगा। अगले कैंडिडेट का कहना है कि सर मैंने स्टेट हिंदी में 100 नंबर प्राप्त किए हैं, लेकिन फॉर्म भरते समय मेरी कैटेगरी में गलती ईबीसी के बदले बीसी हो गया था, मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कैटेगरी का इनमें गलती हुआ है।
तो कैटेगरी की जो गलती है वो बहुत ही बड़ी गलती माना जाता है, क्योंकि अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपका जो है कैटेगरी के अनुसार क्वालिफिकेशन जो स्टेट का जो स्कोर कार्ड आता है उसमें आप कैटेगरी के अनुसार ही क्वालिफाई करते हैं। तो अगर सपोज आपने कोई जो कैटेगरी से क्वालिफाई किया हुआ है और जनरल के लिए आप एलिजिबल हैं तो इनको कैटेगरी जो है कैटेगरी का सर्टिफिकेट इशू ज़रूर करवाना पड़ेगा। कैटेगरी का अगर इनके पास ईबीसी का सर्टिफिकेट इन्होंने कर दिया है बीसी, तो काफ़ी दिक्कत होगी इनको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाएं वहाँ पे। अब देखना होगा कि क्या उसको एक्सेप्ट करते हैं पैनल, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। लेकिन आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाएं और साथ ही अपना स्टेट का फॉर्म लेकर जाएं। अगले कैंडिडेट का कहना है कि बीएससी आईटी डिस्टेंस और पीजी रेगुलर है तो कोई प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका डिग्री जो है वो वैलिड है। बीएससी आईटी डिस्टेंस से किए हैं या रेगुलर से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री है, बस वही काफ़ी है। अगले कैंडिडेट का कहना है कि मेरे बीटेक सर्टिफिकेट में सीजीपीए दिया गया है और टोटल मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स नहीं है और परसेंटेज जो सर्टिफिकेट है मिला है उसको फॉर्म भरते समय टोटल मार्क्स और ऑफ 10 मार्क्स गलत है पर परसेंटेज सही है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होगा। तो अगर आपके पास आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है उसमें कोई भी अगर आपने जो है वो नंबर के रिगार्डिंग कुछ गलतियाँ की है तो उसमें सुधार मिल जाएगा, सुधारने के लिए आपको मौका दिया जाएगा। आप वहाँ पे एफिडेविट बनवा कर ले जा सकते हैं कि मेरा जो है वो गलतियाँ हुआ है और फॉर्म अप्लाई करते समय हालांकि आपका परसेंटेज सही है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको यहाँ पे कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले कैंडिडेट पूछना चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल या परमानेंट। तो देखिए स्टेट का जो जॉब है वो परमानेंट जॉब है और इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है और उसको आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट कहना है कि सर आई बिलोंग टू स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और रिसीव ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम बिहार, और इनका कहना है कि रिसीव हायर एजुकेशन फ्रॉम बिहार शुड बी गिवन चांस टू अपीयर एट द नेक्स्ट एग्जाम रिक्वेस्टेड टू कन्वेंशन। तो यहाँ पे इनका यही कहना है कि ये तो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और सारी इन्होंने पढ़ाई जो है वो बिहार से किया है, लेकिन इनके पास एक चीज़ नहीं है, वो रेसिडेंशियल नहीं है, तो इनको यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बिहार के निवासी ही इसमें स्टेट में एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे ये एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगले कैंडिडेट ने पूछा है कि हर ज़िले में जाकर फॉर्म अप्लाई करना होगा या पोस्टिंग खुद वही डिसाइड करेगा यानी बोर्ड। तो यहाँ पे देखिए जब आपका मेरिट लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगा, स्टेट का जो मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या आपको वहाँ पे जो है आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूल चुनना होगा, वहाँ पे आपको जाकर अप्लाई करना होगा और आपके जो मार्क्स है उसके अनुसार आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आएगा स्कूल में। तो वहाँ पे आप जो भी स्कूल में आपको मिलता है अलॉटमेंट वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है वो बिहार स्टेट में है ज्वाइनिंग का। तो आई होप जितने भी लोगों का डाउट था मैंने सभी लोगों का डाउट कवर करने की कोशिश किया है। फिर भी अगर किसी पर्सन का कोई सवाल बच जाता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसे भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा।